आज हम बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के चौथे भाग में दृष्टिपात करेंगे और वह है प्लासी के युद्ध और उसके परिणाम तथा प्रभाव। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस प्रकार 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध लड़ा गया था। उस समय नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना में 800 यूरोपियंस और 2200 भारतीय सैनिक थे। लेकिन नवाब के 4 सेना नायकों में से मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां, ये 3 सेना नायक जो षड्यंत्र में शामिल होकर अंग्रेजों से गुप्त रूप से मिल गए थे और केवल मीर मोइनुद्दीन खां जो था वह अपने नवाब के प्रति उसने वफादारी निभाई और युद्ध के समय मीर मोइनुद्दीन खां ही शत्रु का सामना करता हुआ कुछ समय पश्चात मारा गया और अन्य तीनों सेना नायक अपने सैनिक दस्तों के साथ चुपचाप युद्ध देखते रहे। इससे बाद में नवाब घबरा गया और 2000 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ और कालांतर में वह पटना की ओर भागा तो उसे वहीं रास्ते में उसे बंदी बना लिया गया। 28 जून 1757 को मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और 2 जुलाई को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला का वध कर दिया। अब इस युद्ध के बहुत दूरगामी परिणाम भारतीय इतिहास पर दृष्टिगोचर होते हैं। राजनीतिक परिणाम और प्रभाव, जैसा कि हम देखते हैं कि इस युद्ध के कारण जिसमें एक विदेशी कंपनी की जिसकी सैनिक संख्या भी बहुत कम थी उसने भारतीय शासन व्यवस्था की पोल खोल दी और उस विदेशी कंपनी की जीत तथा भारतीय नवाब की जो शासक स्थानीय जो नवाब था उसकी हार ने भारतीय शासन व्यवस्था की पोल खोल दी। हमारे आपसी मतभेद और हिंदू व्यापारी जो थे जो अपने निजी स्वार्थों के कारण अंग्रेजों से मिले हुए थे उन्होंने भी इस षड्यंत्र में जो है विश्वासघात किया। साथ ही केंद्रीय मुगल सत्ता की कमजोरियों को भी इस युद्ध में जो है वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी थी। और अब इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो था वह एक व्यापारिक कंपनी जो अंग्रेज कंपनी थी उसने उस नवाब को परिवर्तित कर दिया जो वैधानिक रूप से मुगल सूबेदार था और इस प्रकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ। वह एक व्यापारिक कंपनी से उछल करके एक नवाब निर्माता कंपनी बन गई थी। मीर जाफर की जो सत्ता थी वह पूर्ण रूप से अंग्रेजी सहयोग पर टिकी हुई थी और यही कारण रहा कि कालांतर में मीर जाफर का दीवान राय दुर्लभ और बिहार का नायब दीवान राम नारायण जो था जो अंग्रेजों से मिला हुआ था, नवाब उनको अपने पद से हटाना चाहता था लेकिन अंग्रेजों की विरोध के कारण वह उन्हें नहीं हटा पाया था। यह इस बात से भी दृष्टिगोचर होता है कि जब 1760 में नवाब अंग्रेजों की आकांक्षा को पूरा करने में असमर्थ हो गया तो उन्होंने बिना किसी विशेष प्रतिरोध रक्तपात के उन्होंने फिर से सत्ता परिवर्तन कर दिया और मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया था। इस युद्ध का यह भी राजनीतिक परिणाम रहा कि अब बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया था और अब बंगाल को केंद्र बना करके दक्षिण भारत में बंगाल के अलावा हैदराबाद का निजाम और मराठा जो थे वह भी एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियाँ थी तो वो बंगाल से काफ़ी दूर थे। इसलिए बंगाल पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर उसे केंद्र बना करके अंग्रेज अब उत्तर भारत में भी आसानी से प्रवेश कर सकते थे और साथ ही उनकी स्थिति भी अब इस युद्ध के बाद में काफ़ी मजबूत हो गई थी। अब उन्हें भारत में फ्रांसीसी और अन्य कोई व्यापारिक कंपनी चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इस युद्ध का काफ़ी जो है आर्थिक प्रभाव पड़े थे। 1757 से लेकर 1760 के बीच तक मीर जाफर ने कंपनी को लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत में दिए। स्वयं क्लाइव को भी बहुत सारे उपहार दिए
यही नहीं, कंपनी के हर एक कर्मचारी और अधिकारी को भी बहुत सारा उपहार प्राप्त हुआ और अंग्रेजों की बढ़ती हुई तथा कभी खत्म न होने वाली आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए नवाब मीर जाफर को अपने राजमहल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े और इस प्रकार बंगाल से जो धन उन्होंने प्लासी युद्ध के बाद प्राप्त किया उसका प्रयोग कर उन्होंने कर्नाटक के तीसरे युद्ध में विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। यही नहीं, कंपनी को बंगाल में 24 परगनों की जागीर प्राप्त हुई। उसे सिक्के कलकत्ता में टकसाल बनाकर सिक्के ढालने का भी अधिकार प्राप्त हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि इससे पूर्व कंपनी को व्यापार के लिए अपने स्वदेश से धन लाना पड़ता था सोने चांदी के रूप में और यहाँ से सामग्री खरीद करके वह अन्य देशों में और उपनिवेशों में बेचती थी। लेकिन अब बंगाल विजय के बाद उसे और धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। वह यहाँ से प्राप्त धन से ही अपने व्यापारिक वस्तुएं खरीद करके चीन और अन्य क्षेत्रों में बेचने लगी। इस प्रकार से इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का आर्थिक शोषण शुरू कर दिया था। साथ ही इसके आर्थिक परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी और स्थानीय जो हिंदू व्यापारी थे उनके आर्थिक हितों पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा था। नैतिक दृष्टि से हम देखें तो प्लासी के युद्ध में यह एक धोखा था जिसके नवाब के जो स्वार्थी षड्यंत्रकारी जो कर्मचारी सेना नायक थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की दृष्टि से नवाब को धोखा देकर के उसे युद्ध में हरवाया। इसलिए क्लाइव द्वारा किए गए षड्यंत्र और आक्रमण नैतिक दृष्टि से सर्वथा निंदनीय है, किंतु इस समय नवाब के मुस्लिम सेना नायक और साथ ही हिंदू साहूकारों और जमींदारों का जो व्यवहार था, जिन्होंने अपने प्रलोभन में आकर के अपने राष्ट्र और शासक के साथ में जो विश्वासघात किया, वह उस समय के नैतिक पतन को दृष्टिगत करता है। इस प्रकार इस विजय के द्वारा अंग्रेजों ने महसूस कर लिया वे षड्यंत्र से और स्थानीय व्यक्तियों के निजी स्वार्थ का लाभ उठा करके वह अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर सकेंगे। सैनिक दृष्टि से भी इस युद्ध का बहुत अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह युद्ध लड़ा नहीं गया था और नवाब उसके कुछ स्वार्थी सेना नायक जो थे उन्होंने अपने व्यक्तिगत षड्यंत्र के और अपने लोभ के कारण बिना युद्ध किए ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अतः कहा जाता है कि प्लासी एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। वास्तव में सैनिक दृष्टि से नवाब की सारी सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए सैनिक दृष्टि से इसका अधिक महत्व नहीं है, लेकिन इसका भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी और प्रभावशाली निर्णायक परिणाम दृष्टिगत होते हैं। धन्यवाद।